हमने लास्ट क्लास में एंड किया था सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन पे और उसकी इम्प्लीमेंटेशन देख ली थी कि हमारे पास कैसा रिग्रेशन मॉडल्स है। उसमें कर्नल्स की बात करी थी हमने और दूसरी चीज़ें डिस्कस करी थी। अब उसके बाद हमारे पास एक मेन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। तो ये जो मैं कॉन्सेप्ट का नाम ले रहा हूँ ये तुम्हारे पास आगे सिलसिला दर सिलसिला चलता रहेगा, यानी कि आगे जितने भी एल्गोरिथम्स आएंगे उसमें इस चीज़ का कॉन्सेप्ट मौजूद है, यानी कि हर जगह तुम्हें हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग रिक्वायर्ड होगी। क्लियर। तो यहाँ पर हम पहले देखते चलते हैं कि भाई कंपैरिजन था हमारा एस के थ्रू। क्या कंपैरिजन था कि यहाँ पर लीनियर रिग्रेशन जो था हमारा पहला मॉडल जो हमने पढ़ा था और दूसरा मॉडल जो बना था उसमें दो चीज़ें थी कि भाई पैरामेट्रिक था लीनियर रिग्रेशन, क्यों, क्योंकि वहाँ इक्वेजन थी। और यहाँ पर नॉन पैरामेट्रिक है, इसका मतलब है यहाँ पर फंक्शन था, इक्वेजन नहीं थी। दूसरा लीनियर रिलेशनशिप पे काम कर रहा था हमारा लीनियर रिग्रेशन। सपोर्ट वेक्टर जो है वो क्या कर सकता है, कैन मॉडल नॉन लीनियर, क्योंकि ये लीनियर पे भी काम कर सकता है, इसके पास अवेलेबिलिटी है, और नॉन लीनियर रिलेशनशिप से भी काम कर सकता है। सेंसिटिविटी टू आउटलायर्स हाई, यानी कि यहाँ आउटलायर्स अगर होंगे तो ये रॉबस्ट नहीं है, यानी कि आउटलायर्स के होते हुए तुम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर तुम्हारे पास ये एडवांटेज है कि सपोर्ट वेक्टर जो है वो सेंसिटिविटी को डील कर लेता है, ये सेंसिटिव नहीं है। कर्नल सपोर्ट नहीं थी, यहाँ पे कर्नल सपोर्ट मौजूद है, यानी कि डिफरेंट कर्नल्स हैं। मैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने डेटा सेट के हिसाब से डिफरेंट कर्नल्स को सेट करके अपना एल्गोरिथम रन कर सकता हूँ। क्लियर। अब यहाँ पर देखो कुछ एडवांटेजेस हैं। हैंडल्स नॉन लीनियर रिलेशनशिप, सबसे पहली चीज़ एडवांटेज यही है। रॉबस्ट टू आउटलायर्स। तीसरा क्या है, बेटर जर्नलाइजेशन। जर्नलाइजेशन का मतलब क्या होता है, बेस्ट फिट, यानी कितना लर्न कर रहा है, अच्छा एल्गोरिथम जो तुम्हारा है वो कितना बेहतर लर्न कर रहा है। और दूसरा कितनी आउटपुट दे रहा है, प्रेडिक्शन कैसी दे रहा है, एरर कम से कम आ रहा है। तो इसका मतलब है मैं बोलूँगा भाई मेरा एल्गोरिथम बेटर जर्नलाइजेशन कर रहा है, तो ये एस का एडवांटेज मौजूद है। क्लियर। दूसरी चीज़ हमारे पास है कि हमारे पास ये तीन चीज़ें हो गई एडवांटेजेस, एंड देन डिसएडवांटेजेस पे आते हैं। डिसएडवांटेजेस हमारे पास क्या है, कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव है। किस चीज़ के लिए, जब हमारे पास लार्ज डेटा सेट हो। अगर मेरे पास मिसाल के तौर पर 10 लाख रिकॉर्ड्स हैं डेटा सेट के अंदर, या फिर मिलियन पे चले गए, 10 मिलियंस हैं, 1 करोड़ पे चले गए, तो वहाँ पर कंप्यूटेशनली टाइम लेगा, यानी कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, कंप्यूटर जो है वो लोड पड़ेगा कंप्यूटर पे। क्लियर। और दूसरा पार्ट रिक्वायर्स फीचर स्केलिंग फॉर बेटर परफॉर्मेंस, जो हम डिस्कस करके आ चुके हैं कि भाई फीचर स्केलिंग करनी पड़ती है। तो ये काम जब ज़्यादा बेहतर करता है, जब तुम फीचर स्केल्ड करके देते हो तो इसकी बेहतर परफॉर्मेंस नज़र आएगी। और फिर उसके बाद तीसरा जो तुम्हें नज़र आ रहा है, अभी टॉपिक की तरफ मूव कर रहे हैं, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग इज़ क्रूशियल, यानी कि यहाँ पर तुम जितनी हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करोगे उतना बेस्ट आउटपुट तुम्हें मिलेगा। यानी कि ट्यून का मतलब क्या होता है, ठीक करना। तुम्हारा एस चल रहा है, तुम उसको और ट्यून करके देख रहे हो, तुम और उसको और बेहतर बनाना चाह रहे हो, तो ट्यूनिंग से होगा क्या, ट्यूनिंग से ये होगा कि भाई तुम्हारा आउटपुट जो है वो बेस्ट, यानी कि लर्निंग जो है वो तुम्हारे रिग्रेशन एल्गोरिथम की बढ़ती जाएगी। यानी कि अगर 64 एक्यूरेसी आ रही है तो तुम ट्यून करके देखोगे कि तुम्हारे पास और बढ़ रहा है, भाई परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है। तो यहाँ क्या मतलब, यहाँ क्यों रोल आ रहा है हाइपर पैरामीटर का, यहाँ तुम्हें ये नज़र आएगा कि भाई यहाँ बात ही पैरामीटर की है, यहाँ एक से ज़्यादा पैरामीटर्स हैं, यहाँ एक के ऊपर कहानी लाए नहीं कर रही। वहाँ क्या था, लीनियर रिग्रेशन में अगर देखें तो लीनियर रिग्रेशन में हमारे पास कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट था कि भाई वहाँ सिर्फ सिंपल सी कहानी थी कि बीटा नॉट होगा, बीटा वन होगा, और सबके कोफिशेंट्स निकल जाएंगे, ख़त्म कहानी, इक्वेशन बन जाएगी और इस पर प्रेडिक्ट करेगा। लेकिन यहाँ पर पैरामीटर्स हैं, एस की बात करें, एक सी है, एक एप्सिलॉन है, एक गैमा है। तो ये क्या है, ये डिफरेंट पैरामीटर्स मौजूद हैं। जब इतने सारे पैरामीटर्स मेरे पास हैं तो मुझे कैसे, मैं कैसे कॉन्फिडेंट हूँगा कि एक पैरामीटर सेट किया, यानी कि एक वैल्यू रखी और मैंने बोल दिया कि भाई यही फाइनल है, यही फाइनल आउटपुट है मेरा, और इसी तरीके से मैं इसी के साथ जाऊँगा और इतनी एक्यूरेसी होगी, तो ये गलत होगा। क्लियर। तो यहाँ पर हमें हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब इसका मतलब क्या है
कि भाई सी की वैल्यू मिसाल के तौर पर ये थी 0.02, मैंने ये रखी थी पहले। अब हो सकता है इस पे एक्यूरेसी अलग आई हो, मैं फिर चेंज करके देखूंगा 0.01। तो ये क्या हो रहा है, ये ट्यून्ड हो रहा है, यानी कि तुम अपने पैरामीटर की वैल्यू चेंज करते जा रहे हो और चेक कर रहे हो, और एक साथ होगी क्योंकि सब एक साथ हैं। तो इसका मतलब है ई की भी वैल्यू अलग अलग करके चेक करनी पड़ेगी, एप्सिलॉन की, गैमा की भी अलग अलग, जितने पैरामीटर्स हैं मकसद ये है सबकी वैल्यूज़ क्या करनी पड़ेंगी, चेक करनी पड़ेंगी। तो ये तो बहुत मेहनत वाला काम हो जाएगा। अगर हम देखें तो हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। कब मुश्किल हो जाएगी, जब हम इसको कैसे करने जाएं, मैनुअली। अगर हम बार बार हाथों से करने जाएं, ये चीज़ बार बार सेट करके दें, तो ये हो जाएगा मुश्किल। तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है, इसके लिए हमारे पास होता है एक ऑप्शन। अब देखो ये तो चीज़ है, ये तुम्हें पूरा बता दिया, ये क्या एक्सप्लेनेशन है, क्यों कर रहे हो। यहाँ पर तुम्हारे पास चीज़ें आती हैं कि भाई तुम किस तरीके से करोगे। तो वो क्या होता है, वो होता है हमारे पास ये मेथड्स। क्या क्या मेथड्स हैं कि हम किससे कर सकते हैं, हम इससे ट्यूनिंग कर सकते हैं। हमारे पास तरीके मौजूद हैं कि हमें अगर किसी एल्गोरिथम की ट्यूनिंग करनी है, तो अब ये फिक्स चीज़ है, यानी कि कोई भी एल्गोरिथम होगा, तुम्हें हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करनी है तो तुम्हारे जहन में यही चीज़ आएगी। क्या आएगी, पहला नाम पढ़ो क्या है, ग्रिड सर्च सीवी। तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। दूसरा क्या है, रेंडमाइज सर्च। तो ये दो ही हमारे पास काफ़ी होते हैं। और एक देखो हमारे पास क्या है, जो हम बात कर रहे थे, मैनुअल ट्यूनिंग। मैनुअल का मतलब क्या है, जो मैंने अभी बताया था कि भाई हम डोमेन नॉलेज के हिसाब से अलग अलग वैल्यू टेस्ट करते जाएं, तो वो बहुत लंबा प्रोसेस है। क्लियर, ये एक्सपर्ट कर सकता है बहुत ज़्यादा लेवल पे। क्लियर, तो हम पहले क्या यूज़ कर रहे होंगे, हम इसको यूज़ कर रहे होंगे जहाँ पे मेरा कर्सर पॉइंट कर रहा है। तो आप देखो ग्रिड सर्च सीवी करता क्या है, एग्जॉस्टिवली सर्चेस द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ हाइपर पैरामीटर्स। यानी कि करेगा क्या, ये बेस्ट कॉम्बिनेशंस निकालेगा। बेस्ट कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, जो पेंट में बता रहा था, मिसाल के तौर पर ये बेस्ट कॉम्बिनेशन बना, मेरी सी की वैल्यू ये फिक्स हो गई और ई की वैल्यू ये फिक्स हो गई, और ये हमारे पास एक वैल्यू हो गई स्केल गैमा की वैल्यू। तो ये देखो ये कॉम्बिनेशन इसने सेलेक्ट किया और बोला भाई ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है। इसने और भी बनाए होंगे, इसने अलग वैल्यू टेस्ट करी होगी यहाँ पर, लेकिन उसने देखा कि एक्यूरेसी कहाँ बेस्ट आ रही है, सब पे अलग अलग किया। तो इसका काम है ये करके बताएगा कि भाई ये आपके लिए फाइनल है, ये आप दे सकते हो और इस पे मॉडल बेस्ट काम कर रहा है। तो ये काम होता है इसका, ये कॉम्बिनेशन बना बना के चेक करता है। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से हमारा ग्रिड सर्च सीवी काम कर रहा होता है। रेंडमाइज में क्या है, रेंडमाइज में थोड़ा सा कम टाइम लगता है, ये एक्सपेंसिव है, कंप्यूटेशनल पावर इसमें ज़्यादा लगती है। ये जो है ये एक्सपेंसिव नहीं है कंप्यूटेशनली, ये ख़रीदने में नहीं, कंप्यूटेशनली की बात हो रही है। क्योंकि यहाँ पर क्या करता है ये, सर्चेस आर रैंडम सबसेट, यानी कुछ रैंडमली उठा लेगा, रैंडम, और उस पर हमें बता देगा कि भाई ये रैंडम हमारे पास ये तुम्हारा बेस्ट कॉम्बिनेशन है। बात समझ में आ रही है भाई। तो ये समझना ज़रूरी है कि हमारे पास किस तरीके से हमारी हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग हो रही है। अब देखो ये दो स्लाइड्स तुम्हें नज़र आ रही हैं, ये जहन में रख के चलना। नाम क्या लिखे हुए, बोथ सी एंड एप्सिलॉन आर लार्ज, और एक में लिखा हुआ है बोथ सी एंड एप्सिलॉन आर स्मॉल। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्लियर। और तीसरा एक और जो हमने, मैं बार बार तुम्हें बता रहा था क्या, गैमा। ये सपोर्ट वेक्टर रिग्रेसर के 3 कॉमन पैरामीटर्स हैं, जो कि तुम अगर इंटरव्यूअर पूछेगा तो तुमसे ये पूछ सकता है हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग में कि भाई वो 3 पैरामीटर्स बताओ जो एस के अंदर इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो तुम क्या बोलोगे, तुम बोलोगे रेगुलराइजेशन यानी कि मीन सी, दूसरा एप्सिलॉन मार्जिन टॉलरेंस, जो मार्जिन को टॉलरेट करता है, और तीसरा जो है गैमा। गैमा के बारे में हमने डिस्कशन नहीं करी है, वो देखेंगे आगे, ये सारी चीज़ें भी हैं। तो यहाँ पर हमारे पास अब ये चीज़ें आ गई हैं, इकट्ठा हो गई हैं। अब हमें ये सारी चीज़ें यहीं पर ही देख के क्लियर करनी होंगी ख़त्म, ताकि हम वहाँ पर सिर्फ कोड करें। अब देखो ये चीज़ रिवाइज करते चले जाओ। एप्सिलॉन हमने देखा था, एप्सिलॉन का मतलब क्या होता है, डिसीजन बाउंड्रीज़ की मार्जिन। मार्जिन बड़ी हो सकती है,
मार्जिन छोटी हो सकती है। अगर छोटा एप्सिलॉन रखोगे मार्जिन छोटी हो जाएगी, बड़ा एप्सिलॉन रखोगे मार्जिन बड़ी हो जाएगी। क्लियर? यहाँ पर डायग्राम में हमने देखा था। तो ये चीज़ रिमाइंड करते हुए चलो कि भाई ये करना है। तो एक एप्सिलॉन के बारे में हो गया। दूसरा रेगुलराइजेशन। तो अब देखो यहाँ पर इस चीज़ को देखना है हमें कि अगर हम सी और एप्सिलॉन को लार्ज कर देते हैं तो सिंपल सा हमारे पास देखो डाउन साइड पढ़ो, बस 3 लाइनों को छोड़ दो, सिर्फ ये वाली लाइन पढ़ो, मे अंडर फिट द डेटा। यानी कि हमने अगर दोनों को बड़ा कर दिया तो इसका मतलब वही सीख के आए थे ना हम, यहाँ देख के पढ़ के आए थे ये चीज़ कि अगर मार्जिन बड़ी हो जाए तो क्या होती है, अंडर फिटिंग होती है। ये मैंने तुम लोगों से क्वेश्चन किया था प्रीवियस क्लास में। तो यहाँ पर हमेशा यहाँ क्या होगा, यहाँ पर देखो सपोर्ट वेक्टर कम होंगे। यहाँ कितने सपोर्ट वेक्टर हैं, 1 2 3 4 5 6। अगर मैं इसको क्या कर दूं, मैं ज़्यादा बेहतर लर्न करवाना चाह रहा हूँ, मुझे लग रहा है मेरा कॉम्प्लेक्स डेटा है, तो मैं मार्जिन छोटी करूँगा तो देखो यहाँ सपोर्ट वेक्टर क्या हो गए, इसके मुकाबले में ज़्यादा हो गए। तो इसका मतलब है ये ओवरफिट पे जा सकता है और ये अंडरफिट पे रहेगा। यानी कि ये बहुत सिंपल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर इस तरीके से यही पॉइंट्स यहाँ लिखे हुए हैं। अगर ये लार्ज है तो डिसीजन बाउंड्री को अज्यूम करो कि इसका मतलब ये कह रहा है भाई कि मैं अपना जो है मार्जिन वो कैसा बनाना चाह रहा हूँ, मेरी जो 2 डिसीजन बाउंड्री हैं उसके दरमियान का मार्जिन क्या है, बड़ा है। और इसका मतलब है यहाँ क्या चांस हो सकता है कि यहाँ मेरा मॉडल क्या हो जाए, अंडर फिट हो जाए। क्लियर है? तो ये आसान अल्फाज में तुम्हारे पास। और दूसरी, अगर मैं दोनों को स्मॉल कर देता हूँ तो यही केस क्या हो जाएगा, डिसीजन बाउंड्रीज के दरमियान का फासला कम होगा और यहाँ हो सकता है कि ये मेरा मॉडल कॉम्प्लेक्स हो जाए, यानी कि यहाँ ओवर फिटिंग। तो ये रिस्क है, होता नहीं है, रिस्क है कि ये हो सकता है अगर हम ऐसा कर दें। क्लियर? और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये गैमा, ये दोनों में हमारे पास मौजूद होता है। यहाँ देखो 2 चीज़ें लिखी हुई हैं, ये इस्तेमाल होता है सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन में भी और सपोर्ट वेक्टर क्लासिफिकेशन में भी। दोनों जगह इस्तेमाल हो रहा होगा, दोनों जगह कर क्या रहा होगा। और यहाँ एक और चीज़ लिखी हुई है, ये कब अमल में आता है, कब इम्पॉर्टेंट होता है, जब हमारे पास लीनियर डेटा ना हो। यानी कि यहाँ एक कर्नल जो है वो स्किप कर जाएगा। कौन सा कर्नल स्किप कर जाएगा यहाँ पर, लीनियर। यानी कि अगर मैंने लीनियर डेटा सेट लिया हुआ है तो इस गैमा का कोई काम नहीं है, ये गैमा हमारे लिए किसी काम का नहीं है, इस पैरामीटर का कोई काम नहीं। हाँ अदरवाइज मेरा डेटा कॉम्प्लेक्स है, उसकी एग्जांपल क्या, हाउस प्राइजेस वाला डेटा। अगर हाउस प्राइजेस वाला डेटा है, अगर कोई और डेटा है तो वहाँ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होगा, जैसे कर्नल्स कौन कौन से हैं, आरबीएफ, पॉलिनोमियल और सिग्मॉइड। तो ये 3 चीज़ें जो हैं हमारे पास कंसिडरेशन में होंगी। और गैमा काम कैसे करता है, क्या करता है, तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, हैंडलिंग नॉन लीनियरिटी। अब जब तुम्हारे पास नॉन लीनियर डेटा है तो तुम्हारी डिसीजन बाउंड्रीज क्या होंगी, डिसीजन बाउंड्री अभी तक एक बन रही थी ना ऐसे, ये एक हाइपर प्लेन था, ये किसकी एग्जांपल थी, लीनियर की। लेकिन अगर हमारा पॉलिनोमियल डेटा है यानी कि नॉन लीनियर है तो मल्टीपल डिसीजन बाउंड्रीज बनेंगी, कॉम्प्लेक्स डिसीजन बाउंड्रीज। तो ये उसको डील करने के लिए जितने भी कर्नल थे, आरबीएफ था, सिग्मॉइड था, तो इसमें कॉम्प्लेक्स डिसीजन बाउंड्रीज बनती है, यानी कि एक से ज़्यादा लीनियर सेपरेबल डेटा नहीं होता। तो वहाँ पर हमारे पास ये गैमा कंट्रोल करता है इसको। तो क्या करता है ये, यहाँ पर करता है भाई, यू नीड टू कंट्रोल हाउ सेंसिटिव द मॉडल इज़ टू इंडिविजुअल डेटा पॉइंट। यानी कि हर डेटा पॉइंट पे कितना सेंसिटिव हो रहा है मॉडल, उसको करता है। तो वो गैमा डील करता है हमारे पास। क्लियर? और गैमा करता क्या है, गैमा वे वैल्यूज़ होती हैं और वैल्यूज़ जो है हमारे पास क्या करती हैं, वैल्यूज़ कंट्रोल करती हैं। कैसे करती हैं, ये है गैमा में हमारे पास फॉर्मूला सिर्फ एक होता है जो रिकमेंडेड होता है, स्केल। स्केल वैल्यू होती है और वो वैल्यू कैलकुलेट कैसे होती है, वो इस तरीके से, ये देखो गैमा का साइन है और ये फॉर्मूला सिंपल सा है। क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ फीचर्स, कितने नंबर ऑफ फीचर्स हैं। अब मेरे एग्जाम स्कोर वाले डेटा में कितने नंबर ऑफ फीचर्स थे, याद होगा कितने थे टोटल कॉलम्स, स्टूडेंट परफॉर्मेंस फैक्टर वाले में
कितने कॉलम्स मौजूद थे? हाउस प्राइजेस वाले में कितने थे? किस में कम थे, किस में ज़्यादा? हाउस प्राइजेस वाले में ज़्यादा थे, और स्टूडेंट परफॉर्मेंस फैक्टर में कम थे। स्टूडेंट परफॉर्मेंस फैक्टर में आई थिंक मेरे पास 20 थे, तो फॉर्मूले में ये फिट हो जाएगा। और मल्टीप्लाई बाय ये क्या लिखा हुआ है, वेरिएंस ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या है, हर कॉलम का वेरिएंस निकालना। वेरिएंस पढ़ के आए, वेरिएशंस, वेरिएशन कितनी आ रही है, तो डिपेंडेंट स्केल ना तुम्हारा इस पे होगा। अब मेरे उसमें डेटा में वेरिएशन ज़्यादा हो सकती है, यानी कि बड़ी हो सकती है वैल्यू, या फिर क्या हो सकती है वेरिएशन, वैल्यू छोटी हो सकती है। तो अब इसको कैसे देखना है, इसको यहाँ पर देखो हमारे पास कैसे डिसाइड करता है वेरिएंस में। देखो यहाँ पर 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, बस इसको पढ़ो। अगर वेरिएंस की वैल्यू बड़ी होगी तो इसका मतलब है गैमा क्या होगा, उल्टा, स्मॉल होगा। और अगर वेरिएंस की वैल्यू छोटी हुई तो इसका मतलब है गैमा कितना होगा, बड़ा। क्यों? उसका रीज़न ये है कि भाई वेरिएंस हमारे पास अगर बड़ी वैल्यू है, इसका मतलब है स्प्रेडनेस बड़ी हुई है, यानी कि पॉइंट्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स नहीं है। बात समझ में आ रही है? जैसे अभी पॉइंट्स देखे ना, इसमें यहाँ पर डिसीजन बाउंड्री क्या होगी, अब तुम खुद बता सकते हो तुम्हारा एप्सिलॉन क्या होगा, लार्ज होगा स्मॉल होगा, लार्ज होगा। क्लियर है? इससे गेट कर सकते हो। तो ये टेक्निक्स हैं। तो अब अगर वेरिएंस छोटा होता है तो इसका मतलब है डिसीजन बाउंड्री क्या होगी, क्योंकि डेटा पॉइंट ज़्यादा हो जाएंगे, तो अब एप्सिलॉन क्या होगा, छोटा रखना पड़ेगा। तो यही कॉन्सेप्ट है, स्केल भी इसी से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर गैमा क्या कर दिया जाएगा, जब बड़ी वैल्यू हल्का कर दिया जाएगा, गैमा वैल्यू छोटी हो जाएगी। और अगर वेरिएंस स्मॉल है, इसका मतलब है ओवरफिटिंग के चांसेस हैं, यानी कि मुझे कॉम्प्लेक्स लर्न करना है, तो वहाँ पर गैमा क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट पूरे सारे इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हैं, और इसी तरीके से तुम्हारे पास पूरा काम हो रहा होता है। अब तुमने करना क्या है, करना ये है कि भाई तुम्हारा जो पुरानी फाइल थी उसी से कंटिन्यूटी करनी है, सपोर्ट वेक्टर रिग्रेसर वाला, और उसमें एडिशनल पार्ट कहाँ से स्टार्ट करना है, वो स्टार्ट करना है जो तुम कर चुके हो। वो तो कंप्लीट हो गया, ये लास्ट क्लास का है। पॉलिनोमियल आ गया, ये सारे थे सिग्मॉइड अलग अलग जो हमने टेस्ट किए हुए थे। असल जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ग्रिड सर्च सीवी टेक्निक। अब देखो क्या कर रहे हो, ग्रिड सर्च सीवी टेक्निक में मैं क्या बोल रहा था, डिफरेंट चीज़ें देनी पड़ेंगी। तो देखो जो समझा के आया हूँ इन डिटेल वही चीज़ें नज़र आ रही। सबसे पहली चीज़, कर्नल दिया। अब कर्नल कितने दिए, 4। पहले क्या कर रहे थे हम, ये मैनुअल ट्यूनिंग कर रहे थे। कैसे मैनुअल ट्यूनिंग कर रहे थे, अलग अलग, सिग्मॉइड को अलग किया, और क्या किया, पॉली को अलग किया था। तो ये क्या थी, मैनुअल ट्यूनिंग थी, और सिर्फ एक चीज़ की, सिर्फ कर्नल को ट्यून कर रहे थे। इसका मतलब है आगे कुछ और भी डाल सकते थे। तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या हुई कि हम ऐसे करें, मेथड को इस्तेमाल करें। तो कर्नल दे दिए सारे, और ये क्या बना दी, ये बना दी हमने डिक्शनरी। सही बात, क्लियर है? डिक्शनरी में स्टोर्ड कर रहे हो पूरा डेटा। सी में देखो हमारे पास ये आ गई वैल्यूज़। अब ये डिसाइड करेगा, हमें नहीं करना कि बड़ा होना चाहिए छोटा। ये जो हमने पढ़ के आए थे, सी और एप्सिलॉन, बड़ा होगा तो ये होगा, छोटा होगा तो ये। अब ये मुझे बताएगा कि भाई छोटा सिलेक्ट करता है तो इसका मतलब है क्या कर रहा है, इसका मतलब है कि भाई कॉम्प्लेक्स डेटा है। और अगर बड़ा सिलेक्ट करता है इसका मतलब है कॉम्प्लेक्स डेटा नहीं है। तो यहाँ पर एप्सिलॉन का भी केस यही है, मार्जिन ऑफ टॉलरेंस, रेगुलराइजेशन। और गैमा में क्या है, गैमा में कर्नल कोफिशिएंट आ रहे हैं 2। लेकिन ऑटो का फॉर्मूला मैं तुम्हें बताऊंगा ना, तो तुम खुद गेट कर लोगे। ऑटो जो है वो क्या होता है, ये होता है, यानी कि वेरिएंस को हटा दो तो ऑटो का फॉर्मूला बनता है। अब ये हर फीचर के लिए एक ही निकल के आएगा। मैं 1/डिवाइडेड बाय 20 करता रहूँ हर फीचर के लिए, तो एक ही आंसर आएगा। तो ये कोई इम्पैक्टफुल नहीं होता। हमेशा याद रखो कि कोई भी हाइपर पैरामीटर टेक्निक लगाओगे तो उसमें होगा क्या, गैमा हमेशा डिफ़ॉल्ट क्या सिलेक्ट करता है, स्केल, क्योंकि यही एडवांटेजेबल है। इसको चलाओगे तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, एक पैरामीटर ग्रिड, यानी कि ये डेटा स्टोर कर लिया। अब देखो क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, इंपोर्ट करवाना है किसको, ग्रिड सर्च सीवी को, जो हमारी टेक्निक है हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग के लिए मेथड है।
और फिर क्या करना है देखो, पहले हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया एसवीआर का जो हम पहले कर रहे थे, और फिर हम क्या दे रहे हैं, ग्रिड सर्च सीवी में देखो कुछ पास कर रहे हैं। क्या क्या पास कर रहे हैं भाई, पहले तो हमें जो एल्गोरिथम चलाना है वो पास किया, दूसरी चीज़ क्या, सारे पैरामीटर्स जितने थे वो दे दिए हमने, तीसरी चीज़ है इम्पॉर्टेंट सीवी। ये क्या है, ये है क्रॉस वैलिडेशन। सही, तो क्रॉस वैलिडेशन पे यहाँ पर देखो ये होता है असल में, क्रॉस वैलिडेशन एक्सप्लेनेशन में हमारे पास देखो क्या है। अब देखो इसका ना पहले फॉर्मूला बनाते हैं इंटरेस्टिंग सा, कैसे, सी वी टू है ना, तो पहले पैरामीटर्स काउंट करो कितने हैं? पैरामीटर्स कितने, अच्छा पैरामीटर्स की वैल्यू को नहीं करना, साइड पे लेफ्ट साइड पे कितने पैरामीटर्स हैं, 4 है। क्लियर, तो इसी से तुम्हारे पास फॉर्मूला बनेगा। सही, अब ये करेगा क्या, ग्रिड सर्च सीवी का काम क्या है, ये डिफरेंट क्या टेस्ट करता है, कॉम्बिनेशंस टेस्ट करता है। और कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, कॉम्बिनेशन का मतलब है पहले अगर मिसाल के तौर पर इसने क्या उठाया, लीनियर, और फिर दूसरे में से क्या उठाया, 0.1, फिर तीसरे में से 0.01, चौथे में से डेफिनेटली यही उठाएगा। तो ये क्या हुआ, ये एक कॉम्बिनेशन हो गया पहला। दूसरा क्या बन सकता है, इसी लीनियर के साथ दूसरी वैल्यू ले ली, मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन। तो उसका फॉर्मूला देखो, टेक्निक क्या है कि हमें कैसे पता चलेगा कितने फिट्स होंगे। तो यहाँ पे देखो क्या करा हुआ है, नीचे देखो 4 × 4 × 4, पहला 4 किसका है, नंबर ऑफ पैरामीटर्स। सही, दूसरा 4 क्या है, दूसरा 4 है हमारे पास कि हर पैरामीटर में कितनी वैल्यूज़ हैं, बराबर होनी चाहिए। यहाँ पर भी 4 हैं, यहाँ पर भी 4 हैं, और यहाँ पर भी 4, यहाँ 2 हैं। तो यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर हमने अलग मल्टीप्लिकेशन दी है किसकी, यहाँ देखो हमारे पास अगर, तो यहाँ 2 भी है, पहले में 4, दूसरे में 4, तीसरे में 4, और चौथे में कितनी, 2। तो इसका मतलब है इस सबको मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हारे पास कितने कैंडिडेट्स बन जाएंगे, 120। इसका मतलब है ये 128 कॉम्बिनेशंस बना के देखेगा, यानी कि मैंने फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लिया। अगर क्या होता, अगर यहाँ पर गैमा में 3 होते तो फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता, क्या हो जाता, 2 की जगह 3 आ जाता। यानी कि सिर्फ क्या करना है, जितने पैरामीटर्स हैं उसकी वैल्यूज़ को ले लो, पहले की वैल्यूज़ कितनी है, दूसरे की, तीसरे की, चौथे की, सबको मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हें पता चल जाएगा ग्रिड सर्च सीवी कितने कॉम्बिनेशंस बनाएगा। ये बहुत कॉम्प्लेक्स इंटरव्यू टाइप का क्वेश्चन है। सही, तो ये चीज़ तुम्हारे पास इंपॉर्टेंट है। फिर जो सीवी था, सीवी का मतलब क्या था, हमने क्या रखा हुआ है सीवी में, 2। तो 2 जो है वो यही क्रॉस वैलिडेशन का काम है, यानी कि ये मैं इसको 3 भी कर सकता हूँ, मैं 4 भी कर सकता हूँ। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हमारे पास, यहाँ देखो कि द मॉडल इज ट्रेन्ड ऑन वन फोल्ड एंड टेस्टेड ऑन द अदर। यानी कि अगर मैंने सिर्फ 2 बनाए तो एक पे ट्रेन करेगा, आधे फोल्ड पे ट्रेन करेगा डेटा सेट पे, और आधे पे क्या करेगा, आधे पे टेस्टिंग करेगा। मिसाल के ऊपर मेरा 1000 का डेटा सेट है तो 500 पे ट्रेन किया, 500 को उठा के किसके लिए रख लेगा, टेस्टिंग के लिए। सही, और अगर मैं 5 फोल्ड बना देता हूँ तो टाइम और ज़्यादा बढ़ जाएगा, यानी कि ये और रनिंग में टाइम लेगा। तो क्या होगा, वहाँ वहाँ 5 हिस्सों में डिवाइड कर देगा, एक पे टेस्ट किया, एक पे ट्रेन किया, फिर इस तरीके से चलता रहेगा। जितने फोल्ड्स होंगे उतना अच्छा लर्न, लेकिन उतना ज़्यादा कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव भी हो जाएगा, यानी उतनी ज़्यादा टाइम भी लगेगा तुम्हारे मॉडल, इसलिए 2 रखा है लेबल सिंगल करने के लिए, यहाँ टाइम कम लगेगा। तो देखो यहाँ 2 फोल्ड्स को अगर देख लो तो यहाँ देखो क्या किया हुआ है, जितने कॉम्बिनेशंस मल्टीप्लाई बाय 2, कितने फिट लेगा, 256 फिट्स। यानी कि ये 256 दफ़ा क्या करेगा, फिट करके देखेगा एल्गोरिथम। अब ये फिट का मतलब है एल्गोरिथम पे फिट करना, एल्गोरिथम पे फिट 256 दफ़ा देगा। अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर क्या आएगा,
640, यानी कि इसका मतलब है वो उस टाइम पे 640 दफ़ा ट्रेन करेगा, ट्रेन और टेस्ट करेगा। ये क्लियर है? तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ CV2 दिया हुआ है, इसको ये चीज़ पूरी जो डिफाइन हो रही है वो वहाँ तुम्हारे पास स्लाइड में उस तरीके से। स्कोरिंग फैक्टर देखो क्या है, ये तुम्हें पता है, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन होता है, यानी कि स्कोरिंग करेगा हर कॉम्बिनेशन की, हर फिट की। पहले में जैसे मिसाल के तौर पर क्या आया, R² 64 आया, दूसरे में 63 आया, तो कौन सा लेगा, सबसे ज़्यादा वाला लेगा। क्लियर? और n जॉब्स तुम्हारे पास क्या होती है, n जॉब्स -1 का मतलब होता है कि हमारे पास ये नंबर ऑफ जॉब्स जो है -1 का सारी कंप्यूटेशनली पावर को एग्जीक्यूशन करता है। इसको अगर यहाँ पर हम देख लें तो हमारे पास इसकी लेबलिंग मौजूद है। मैं आगे आ जाता हूँ n जॉब्स पे, और डायरेक्ट इस एल्गोरिथम में n जॉब्स की एक्सप्लेनेशन यहाँ रखी हुई है। देखो कुछ नंबर्स होते हैं ऐसे, क्या लिखा हुआ है n जॉब्स में, 1 में लिखा हुआ है यूज़ ओनली 1 CPU कोर, क्या लिखा हुआ है, स्लो, यानी कि तुम्हारे एल्गोरिथम रनिंग जो है वो स्लो होगी। 2 डालोगे तो सिर्फ 2 कोर्स को लेगा, तो उसमें थोड़ा सा फास्टर हो जाएगा। लेकिन -1 पे क्या होता है, ऑल अवेलेबल CPU कोर, यानी कि जितने भी CPU कोर्स चल रहे हैं उनको इस्तेमाल करेगा। इसका मतलब है फास्टेस्ट पॉसिबल, जितना फास्ट हो सकता है उतना पॉसिबिलिटी होगी। क्लियर? तो यहाँ इसको रन करना है और क्या करना है, फिट करना है एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन को। तो तुम्हारे पास देखो कुछ ऐसे आउटपुट आ जाएगा, रनिंग ग्रिड सर्च CV बेस्ट एस्टिमेटर SVR। सही। अब फिर क्या करना है, असल चीज़, इतने फिट्स हुए हैं, कितने फिट्स हुए थे अभी स्लाइड पे, कितने थे, नहीं 256, 256 फिट थे, उसमें से क्या ढूंढ रहा है ये, बेस्ट। तो यहाँ देखो इसका तरीका क्या है, ग्रिड सर्च जो लाइब्रेरी है डॉट बेस्ट एस्टिमेटर, ये इसका प्री डिफाइंड है। अब फिर उसके बाद देखो मैं प्रिंट करवा लूँगा इसी को, तो यहाँ देखो क्या दे रहा है, एक कॉम्बिनेशन दे रहा है बस। बात समझ में आ रही है? इतना मैं पूरा काम करने के बाद उसने देखो कॉम्बिनेशन बना के दिया है भाई। 0.1 मैंने इसको लिया, एप्सिलॉन मैंने ये लिया, देखो डिफ़ॉल्ट क्या लिया इसने, स्केल लिया, और कर्नल कौन सा सिलेक्ट किया, लीनियर। यानी कि इसका मतलब है मेरा डेटा सेट जो है वो कॉम्प्लेक्स नहीं था, तो उसने लीनियर पे ही काम करा। तो यहाँ देखो ये क्या है, ये छोटी वैल्यूज़ इसने खुद ही सिलेक्ट करके हमारे पास यहाँ पर ली हैं। और फिर हम क्या कर देंगे, फिर हम इसका मीन स्क्वायर्ड एरर और R² चेक कर लेंगे कि भाई कितना आ रहा है। क्लियर है? तो ये हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग ना तुम्हें हर जगह, तरीका यही होगा, सिर्फ एल्गोरिथम चेंज हो जाएगा, दूसरी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, लेकिन तरीका यही होगा कि भाई पैरामीटर ग्रिड बनाना है और अंदर हमें ये वाला काम करना है। तो उसको चलाओ SVR को, जो तुम्हारा पुराना है उसको कनेक्ट करना पड़ेगा, कॉपी करके रिप्लेस करके करो, और देन फिर इसके यहाँ से स्टार्टिंग करोगे रन करके। इसमें थोड़ा सा रनिंग टाइम लेगा, यहाँ पर टाइम लेगा इसको चलाने में। परफॉर्म ग्रिड सर्च CV, इसमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा तुम्हें।